So, hello everyone. My name is Sahil Jindal and I am the faculty for CS1. तो आज हम लोग का CS1 का फर्स्ट क्लास है एंड आज हम लोग करने वाले हैं थोड़ा बहुत बेसिक जैसे डेटा क्या होता है, रैंडम वेरिएबल समझेंगे, थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी जो हम लोग ने सीखा है क्लास 11 12 में जिन्होंने सीखा है या नहीं भी सीखा है तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स जो कि हम लोग को CS1 के चैप्टर्स में काम आने वाला है। अभी हम लोग का पहला 3 क्लास उसी के ऊपर होगा, 3 to 4 क्लासेस। सो लेट अस बिगिन। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट देना। या सो CS1 जो पेपर है ना उसमें दो पार्ट्स है, पेपर ए और पेपर बी। CS1 जो पेपर है इसका नाम है एक्चुअरियल स्टैटिस्टिक्स। ये पेपर में दो पार्ट्स है, पेपर ए और पेपर बी। अब आप लोग चाहे आईएफओ से दो चाहे आईआई से दो, यही आप लोग का पैटर्न होने वाला है, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए जो है वो थ्योरी पेपर है, मतलब उसमें आप लोग को जो पेन पेपर पे आप लोग एग्जाम लिखते हो ना, इसमें आप लोग वर्ड में टाइप करना पड़ेगा, MS वर्ड में टाइप करना पड़ेगा अगर आप लोग IFO से दे रहे हो तो। अगर आप लोग आईआई से दे रहे हो तभी आप लोग का MCQ बेस्ड एग्जाम होने वाला है। अगर आप लोग आईआई से दे रहे हो तभी आप लोग का MCQ बेस्ड एग्जाम होने वाला है। और ये आप लोग का दोनों, चाहे आप IFO से दो चाहे आईआई से दो, होम बेस्ड एग्जामिनेशन है। पर ये मत सोचना होम बेस्ड से तो कुछ भी कर लोगे, नहीं। ये जो एग्जाम होने वाले ये प्रॉक्टर्ड होंगे। और पेपर भी जो है उसमें आप लोग को आर प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा। प्रोग्रामिंग मतलब बहुत जो कोडर्स लोग करते हैं, आप लोग भी उतना डिफिकल्ट मत समझना, बहुत इजी होता है, बल्कि आर सबसे इजी होता है। आप लोग करोगे तो आप लोग को समझ आएगा। So, ये जो पेपर ही होता है इसका वेटेज होता है 70% और पेपर बी का होता है 30%। पेपर ए का जो वेटेज है वो है 70 और पेपर बी का 30। 1 मिनट था मेरे को। 70-30 से मतलब दोनों पेपर 100 मार्क्स का होते हैं, ठीक है। अब लेट अस सपोज आपका पेपर ए में आ गया 80, तो आपका 70% वेटेज के हिसाब से 56 आया, और पेपर बी में लेटर सपोज आपको 50 आ गया, तो आपका फाइनल मार्क्स कितना हो जाएगा पता है? 71। तो जो हम लोग का आईएफए में क्या होता है, यूजुअली 55 to 60 के बीच रेंज होता है, यूजुअली 55 to 60 के बीच आप लोग को लाना पड़ता है टू पास द पेपर। और दोनों पेपर का कॉम्बिनेशन जैसे ये वाला जो मैंने बताया ना 71 वाला, और आईआई में जो है वो फिक्स है 50%, आप लोग को 50% के ऊपर स्कोर करना है। तो अगर आपका 71 आता है दोनों पेपर का मिला के जो वेटेज है, उसके बाद ही आप लोग डिसाइड होगा कि आप लोग पास होंगे कि फेल। अब ये जो पेपर है ना CS1 एक्चुअरियल स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत ही इजी पेपर है। लाइक CM1 जैसे हम लोग ने बात किया था ओरिएंटेशन क्लास में, CM1 थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड है। आप लोग को पता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। वो पेपर में जैसे आप लोग को पता है एनविटीज पढ़ोगे, आप लोग आगे जो भी चैप्टर्स है तो आप लोग को पता है कि एनविटीज को हम लोग को इस फॉर्मूला में लगाना है ताकि हम लोग का सम का आंसर निकले। बट CS1 जो ना आप लोग को इन डेप्थ थोड़ा समझना पड़ेगा, स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट। यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा कि आप लोग को क्या अप्लाई करना है क्या अप्लाई नहीं करना है। बहुत ईजी है फिर भी, डोंट वरी। तो CS1 में अगर बात करें ना, तो हम लोग का चैप्टर्स का नेम क्या क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यही हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद हम लोग का जनरेटिंग फंक्शंस है, जिसमें आप लोग को जैसे मोमेंट्स कैलकुलेट करने बोलेंगे। मोमेंट्स मतलब वो सब नहीं, ठीक है। मोमेंट्स जैसे कि आप लोग का मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, वो हम लोग देखेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आप लोग प्रोबेबिलिटी लिखते हो ना, कि लेट सपोज इसका प्रोबेबिलिटी होने का चांस है या इसका होने का चांस है 50%, तो उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे फॉर्म करते हैं। देन आप लोग का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कि अगर दो लोग रास्ते में चल रहे, दोनों का मरने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऐसे समझो बस जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को।
फिर सेंट्रल लिमिट थ्योरम है आप लोग का। सेंट्रल लिमिट थ्योरम में आप लोग सीखोगे कि अगर बहुत सारे नंबर्स है, बहुत सारा डेटा आप लोग के पास, तो आप लोग उसको कैसे अप्रोक्सीमेट करके वैल्यूज निकाल सकते हो। ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप लोग हर एक इंसान का जा जाके वैल्यू निकालो प्रोबेबिलिटी का, राइट। तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स उसमें फॉलो होता है, वो भी बहुत सिंपल है। देन आप लोग का अलग अलग जैसे कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, जैसे कि अगर ए एक गैम्बल जीता, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि ए के जीतने के बाद भी जीतेगा। तो उस तरीके का सम्स है। फिर आप लोग आता है सैम्पलिंग पॉइंट एस्टिमेशन। सैम्पलिंग पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होगा कि आप लोग को सैंपल एक तो जैसे पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन, उसमें से आप लोग को देखना है कि कितना लोग मर रहा है। तो आप लोग फिर ना 1.4 का जा जाके लिखोगे कि अच्छा ये मरा ये जी गया, नहीं। आप लोग जैसे 1000 का एक सैंपल लिए, 1000 लोग को बुलाए, उन लोग में आप लोग ने देखा टेस्ट वेस्ट किया, मोर्टालिटी कैसा उन लोग का, ब्लड टेस्ट और करके आप लोग ने रिपोर्ट शीट किया, राइट। तो उसको हम लोग सैम्पलिंग बोलते हैं, वही कंसेप्ट को। फिर पॉइंट एस्टिमेशन है कि जो सैंपल्स उससे आप लोग थोड़े वैल्यूज आप लोग को एस्टिमेट करने। तो देखा जाए तो हम लोग का जनरेटिंग फंक्शंस, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये फिर आपका आता है कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, फिर आप लोग का आता है सैम्पलिंग, फिर आता है पॉइंट एस्टिमेशन। ठीक है। ये जो है ना, ये बहुत इजी पोर्शंस है कंपैरेटिवली। ये एकदम आप लोग का स्ट्रॉन्ग बेस, एकदम आप लोग का बेसिस स्ट्रॉन्ग कर देगा स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। उसके बाद आप लोग का आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जैसे आप लोग बोलते हैं ना भाई हम तो इतना परसेंट श्योर है कि मेरा मार्क्स इतना कितना भी जाएगा, तो वो आप लोग तो मन से बोल रहे हो, पर हम लोग डेटा एनालिसिस यूज करके हम लोग उसमें अपना थ्योरीज अप्लाई करके देखते हैं कि क्या एक पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग बोल सकते हो कि एक वैल्यू आ रहा है कि नहीं। ठीक है। फिर आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वो भी सिमिलर कंसेप्ट है। तो ये हो गया आपका चैप्टर कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसके बाद आप लोग का आता है लीनियर रिग्रेशन। भाई सबने एक ना एक बार तो सुना ही होगा कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। ठीक है। चाहे आपने मैथ्स लिया हो 11 12 में चाहे नहीं, लीनियर रिग्रेशन सबने पढ़ा होगा। हम लोग को डेटा पॉइंट्स दे देते हैं, हम लोग को ग्राफ दे देते हैं, उसको एनालिसिस करना, उससे हम लोग को एक्स वाई का वैल्यूज निकालना। ठीक है। तो दो चैप्टर है रिग्रेशन के ऊपर, ठीक है। चैप्टर 11 मतलब दो चैप्टर है रिग्रेशन के ऊपर, ठीक है। फिर आता है हम लोग का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर ये थोड़ा टिपिकल है, जीएलएम, जनरलाइज लीनियर मॉडल। तो जैसे रिग्रेशन में क्या होता है ना, आप लोग को दो वैल्यूज दिए एक्स और वाई, और वो न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, मतलब उसमें नंबर्स है, एक्स है 1 2 3 4, वाई है। पर अब सोचो आप लोग जब डेटा, आप लोग जब पॉलिसी होल्डर से कोई डेटा लेते हो, आप लोग प्रीमियम कैसे एस्टिमेट करोगे? उसका एज देख के, ठीक है, उसका इनकम देख के कि कितना दे सकता है, या कितना उसका मोर्टालिटी का चांसेस है। बट बहुत सारे ऐसा फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे जेंडर हो गया, स्मोकिंग स्टेटस हो गया, उसका स्ट्रेस लेवल्स हो गया, राइट। तो वो सबको तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे लिखेगा ना कि इसका जेंडर है एम, इसका जेंडर आपका स्मोकिंग यस है। तो वो सब डेटा को कैसे हम लोग कोलैबोरेट करके निकाल सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं, वो हम लोग सीखते हैं जीएलएम में। ठीक है। देन इसके बाद बहुत इजी टॉपिक्स है, यूजुअली साथ में करते हैं इसको, बेजियन स्टैटिस्टिक्स, क्रेडिबिलिटी थ्योरी एंड ईबीसीटी। ये अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जब करेंगे क्योंकि बहुत छोटा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो है, बट थोड़ा कंपेरेटिवली इजी है, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब इसमें हम लोग जाएंगे। सो व्हाट माय प्लान इज कि हम लोग सबसे पहले ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करेंगे, उसके ऊपर बुकलेट्स भी है। हम लोग एकदम ऑर्डर वाइज जाएंगे, जनरेटिंग फंक्शन, फिर जेडीसीएलटी, फिर कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। तो मेरा प्लान है एकदम सीरियल वाइज जाने का,
ना कि पहले कुछ और कर दिया फिर कुछ और, ठीक है। तो हम लोग एकदम सीरियल वाइज जाएंगे। और फिर क्या होता है ना, हर एक का आर में असाइनमेंट्स है। जैसे एक तो असाइनमेंट बुक आप लोगों को मिलेगा, तो आर का हर एक में असाइनमेंट है। उस असाइनमेंट बुक में जो हम लोग ने थ्योरी में सीखा है ना, उसको आर प्रोग्रामिंग में हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। तो ये हम लोग का पूरा CS1 का कोर्स स्ट्रक्चर है। पेपर ए, पेपर बी, आप लोग का क्या मार्क्स है और क्या आप लोग को इसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं। अब क्या होगा ना, आप लोग को बुकलेट्स प्रोवाइडेड है, ठीक है, बुकलेट्स प्रोवाइडेड है। वो बुकलेट्स में क्या है ना, वो IFOA की बुकलेट्स है। उसमें आप लोग को पिछला 10 साल में जो भी अलग अलग जैसे जितना भी पेपर्स होता है, उसको चैप्टर वाइज, उसका सेगमेंट वाइज कि एक चैप्टर दूसरा चैप्टर, सेगमेंट वाइज IFOA ने मतलब क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्विश कर दिया है। जैसे कि अभी कॉन्फ्रेंस इंटरवल का चैप्टर नंबर है 9 और हाइपोथेसिस का है 10, तो उन्होंने बुकलेट 4 में इन दोनों को इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो वैसे आपको बुकलेट मिला जिसमें 7 बुकलेट्स है। तो हम लोग जैसे से जो भी चैप्टर करेंगे ना, जो भी, तो आप लोग को क्या करना है, व्हाट आई विल डू, पहले हम लोग कंसेप्ट क्लासेस सीखेंगे थोड़ा बहुत एग्जांपल्स के साथ। जैसे हम लोगों ने कुछ कर लिया, उसका एग्जांपल दे दिया, सॉल्व करवा दिया। उसके बाद आप लोग को मिला है मैथ। मैथ में जितना भी क्वेश्चन है आप लोग को एक बार खुद से ट्राई करना है। हम लोग सम्स क्लास रखेंगे, मैथ का रखेंगे, बुकलेट्स का रखेंगे, बट आप लोग को पहले खुद से ट्राई करना है। क्योंकि एग्जाम में तो आप लोग को ही ट्राई करना पड़ेगा ना अपने माइंड से। खुद से ट्राई करो, नहीं होगा फिर हम लोग उस पर सम्स क्लास रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ मिस आउट करेंगे, पहले आप लोग ट्राई करो। और फिर आर का असाइनमेंट क्लासेस तो होगा ही, ठीक है। तो ये हम लोग का ऐसे कोर्स स्ट्रक्चर है। हम लोग का क्लासेस वीकेंड्स पे होगा। हर वीकेंड पे हम लोग का क्लासेस 11 o'clock से है, और वीकडेज में जो लेट इवनिंग में हम लोग का क्लासेस होगा। सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो ये वाले क्लास में जैसे मैंने एकदम फर्स्ट में बोला था, हम लोग एकदम बेसिक सीखेंगे, डेटा क्या होता है, प्रोबेबिलिटीज के ऊपर थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कशन करेंगे, एंड रैंडम वेरिएबल्स हम लोग सीखेंगे, और अगर टाइम बचा तो थोड़ा PDF भी शुरू करेंगे। तो लिख लो, कॉपी में लिख लो क्लास 1 करके। डेटा। ठीक है। ऑल्सो एक चीज आप लोग ये मिस मत करना, आप लोग जब भी कोई भी पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले एकदम श्योर हो जाना कि आप लोग को पेपर कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। आप लोग ऐसा मत करना कि एक बार में 2-3 पेपर साथ में देना। पहले जैसे CS1 कर रहे हो, बहुत लोग एडवाइस देते हैं CS1 में CB1 CB2 भी दे दो साथ में। पहले CS1 कंप्लीट कर लो, उसके बाद अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग कॉन्फिडेंट हो CS1 के, तभी आप लोग नेक्स्ट पेपर देना, ओके। सो डेटा का बात करें तो डेटा क्या है, आप लोग का कितना मार्क्स है, क्लास में कितने स्टूडेंट्स का कितना मार्क्स है, वो भी डेटा ही है। सो मार्क्स का डेटा। या फिर आप लोग का कितना, जैसे ब्लड रिपोर्ट्स क्या है, वो भी डेटा है, आप लोग का ब्लड रिपोर्ट्स का डेटा। सो डेटा, आप लोग समझ पा रहे हो क्या है कि आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग डेटा बोलते हैं, इंफॉर्मेशन को आप लोग क्लासिफाई एज डेटा। तो डेटा के भी दो टाइप्स होते हैं, न्यूमेरिकल डेटा एंड कैटेगोरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा को अपने क्वांटिटेटिव डेटा भी बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा। न्यूमेरिकल डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा, और कैटेगोरिकल डेटा को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। सो ऐसा क्यों, जब डेटा का बात करते हैं, जैसे मैंने आप लोग को बोला, दो एग्जांपल दिया, स्टूडेंट का मार्क्स और आप लोग का ब्लड रिपोर्ट। ब्लड रिपोर्ट में जैसे आप लोग का जैसे O पॉजिटिव है, आप लोग का कोई आ गया कि यस इसको ये चीज है, इसको ये चीज नहीं है, यस नो, ठीक है। फिर जैसे हम लोग स्टूडेंट का मार्क्स के हिसाब से हम लोग रैंकिंग देते हैं कि ये फर्स्ट है, सेकंड आया, थर्ड आया है, ठीक है, या ही इज द टॉपर। तो हम लोग रैंक कर रहे हैं ना। या फिर आप लोग देख लो कि अ, आप लोग कलर है इतना सारा, रेनबो में कितने कलर्स है, कितने कलर्स है, 7 कलर्स है, वो न्यूमेरिकल हो गया। बट कौन कौन से कलर्स है, ठीक है, वो कैटेगोरिकल हो गया। फिर आप मेल फीमेल हो कि नहीं, ठीक है, वो। तो न्यूमेरिकल डेटा में आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि कितना किलो का सामान है,
केजीज ऑफ राइस, कितना केजीज ऑफ राइस है। या फिर आप लोग का जो आप लोग का कोई फील्ड पे आप लोग रन कर रहे हो, कितना मीटर्स है। या फिर आप लोग का हाइट कितना है। या फिर स्टूडेंट्स इन अ क्लास। वैसे कैटेगोरिकल डेटा में आप लोग एग्जाम्पल क्या दे सकते हो कि आप मेल फीमेल हो कि नहीं। कलर बोल सकते हो। तो आप देखो न्यूमेरिकल डेटा क्वांटिटेटिव क्यों बोले, क्योंकि हम उसको क्वांटिफाई कर पा रहे हैं, बोला है 14 15 क्वांटिफाई कर पा रहे हैं। कैटेगोरिकल डेटा को क्वालिटेटिव डेटा क्यों बोले, क्योंकि आपका क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब मेल फीमेल क्वालिटी नहीं, मतलब कि आप कैटेगरी में ना कि अच्छा मेल कैटेगरी में, ये फीमेल कैटेगरी में। देन इसका कलर क्या है, ये कौन सा कलर का है। ठीक है। अब पहले हम लोग लिखते हैं न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर। देखो टॉप यहाँ पे। ओ सॉरी सॉरी। यहाँ पे आप लोग लिखो क्वांटिटेटिव डेटा। यहाँ पे आप लोग लिखो दो टाइप का डेटा होता है, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट डेटा और थोड़ा लाइन एक दो लाइन छोड़ के लिखना कंटिन्यूस डेटा। तो अब जैसे एक मिनट देना। तो अब जैसे क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा मतलब कितने स्टूडेंट्स है क्लास में। क्या आप लोग ऐसा बोल सकते हो क्लास में 49.5 स्टूडेंट है। नहीं बोल सकते ना। आप लोग काउंट कर सकते हो उसको कि 1 2 3 4। या फिर कितने सेब पड़े, कितने एप्पल्स है एक बास्केट में। आप लोग काउंट कर सकते हो, आप लोग ऐसा बोल सकते हो 14.5 एप्पल है। आधा कटा हुआ एप्पल छोड़ दो, मतलब फुल अगर बात करें तो। ठीक है। या फिर आप लोग मार्क्स देख के बता सकते हैं, अच्छा इसको 49 मार्क्स मिले, इसको 50 मार्क्स मिले। या फिर आप लोग किसी का वेट देख के बता सकते हो। राइट, अगर डेसिमल्स में नहीं जाए तो 78 किलो का है। बट एक बात बताओ, जब हम लोग टाइम देखते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, या वेट भी देखते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, वेट वाला एग्जाम्पल रहने दो। टाइम देखते हैं, हम लोग जब टाइम देखते हैं क्या बोलते हैं, अभी 12 बज के 28 मिनट्स हुए। बट बहुत सारे हम लोग बोलते हैं इतना सेकंड हुआ, इतना मिली सेकंड हुआ है। नहीं बोलते हैं। या फिर हम लोग किसी का हाइट नापते हैं, 5 फुट 9 इंचेस है किसी का हाइट। जब 10 इंचेस, अगर 5 फुट 9 और 10 के बीच है, अपने क्या बोलते हैं 5 फुट 9 है, पर हम लोग एग्जैक्ट नहीं मेजर कर सकते ना, कितना सेंटीमीटर्स है, कितना मिलीमीटर उसके अंदर। राइट। या फिर लेटर सपोज कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, आप एक इंश्योरेंस कंपनी से मोटर इंश्योरेंस ले रखे हो। ठीक है, मोटर इंश्योरेंस मतलब आपका कभी भी बाइक में कोई डैमेजेस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी आपको रीइंबर्स करती है। ठीक है। मोटर इंश्योरेंस आपने ले रखा है। अब इंश्योरेंस कंपनी की आपने एक साल में, लेट अस सपोज 265 साल का 265 डे पे आप लोग ने क्लेम डाला। ठीक है। और आप लोग ने क्लेम डाला साल का 290 डे, 265 डे पे आप लोग ने क्लेम डाला, और 298 डे पे आप लोग ने दूसरा क्लेम डाला। ये जो 265 डे तो हम लोग ने बोल दिया, पर क्या आप लोग पूरा दिन क्लेम डालते ही रहे, नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पे डाले होंगे। वैसे 290 पे आप लोग ने एक पर्टिकुलर टाइम पे डाला होगा क्लेम। राइट। तो आप लोग एग्जैक्ट तो मेजर नहीं कर पाओगे ना, कितना मिली सेकेंड्स कितना सब हुआ। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस डेटा। या फिर आपका बैंक बैलेंस 49,026.26, ऐसे आप लोग ने देख लिया अपने बैंक में, पर उसके आगे कितने सारे डेसिमल्स है, वो आप लोग मेजर कर सकते हो। बहुत मुश्किल है मेजर करना, कर ही नहीं पाओगे। अगर मैं आप लोग को बोलूं कि 0 से 1 के बीच कुछ इमेजिन करो, आप लोग कर दोगे 0.5। पर क्या खाली 0.5 होगा, नहीं। 0, 0.001, 0.00001, 0.10 टाइम्स जीरो फिर 1। तो बढ़ते जा रहे हैं, एकदम कंटिन्यूअस डेटा है ना वो। ठीक है, कोई दो पर्टिकुलर रेंज के बीच, तो उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा। तो डिस्क्रीट क्या होगा, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। कंटिन्यूअस क्या होगा, एक स्पेसिफाइड रेंज के बीच जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस लिखो।
यहाँ पे लिखो टेक्स अ पर्टिकुलर वैल्यू, और इसमें एग्जाम्पल दे देना, यहाँ पे स्पेस छोड़ देना, ठीक है, एग्जाम्पल दे देना, स्टूडेंट्स इन अ क्लास, फिर आप लोग लिख सकते हो कि नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। और डिस्क्रीट डेटा में आप लोग लिख देना कैन नॉट टेक, आप लोग लिख सकते हो कैन नॉट टेक टू इन अ क्लेम, या फिर आप लोग लिख सकते हो काउंटेबल डेटा। अब यहाँ पे आप लोग लिखो टेक्स वैल्यू विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज, और यहाँ पे आप लोग लिख देना एग्जाम्पल, जैसे आप लोग को मैंने इतना सा दिया, हाइट, टाइम बिटवीन क्लेम्स, यहाँ पे दिया नॉट काउंटेबल, यूजुअली, मतलब आप लोग इसको पूरा बैठ के काउंट नहीं करते हो कि इतना इतना सेकंड, इतना इतना मिली सेकेंड, ठीक है, नॉट यूजुअली नॉट काउंटेबल। अब नोट में लिख देना एक तो डिस्क्रीट डेटा, discrete data is used for counting purpose and comparison, whereas continuous data is used for trend analysis। मतलब डिस्क्रीट डेटा आप लोग ने देखा कि पिछले साल क्लास में 50 स्टूडेंट थे, इस साल क्लास में 51 स्टूडेंट्स है, ठीक है। कंटिन्यूअस डेटा, पिछले साल हम लोग का क्लेम्स के बीच में टाइम था लेट सपोज इतना, ठीक है, इस साल हम लोग का क्लेम्स के बीच में टाइम है इतना, या इस पिछले साल हम लोग का एवरेज हाइट था क्लास में, या क्लास का एवरेज हाइट था हम लोग का 5.9 पॉइंट इतना इतना, इस साल हम लोग का इतना इतना होते जा रहा है। मतलब ट्रेंड देख पा रहे हैं आप लोग, एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं करोगे, आप लोग ट्रेंड देखिए कि बढ़ते जा रहे हैं या घटते जा रहे हैं, या फिर टाइम बिटवीन क्लेम्स आपका बढ़ते जा रहा है कि घटते जा रहा है, ठीक है। बट डिस्क्रिप्टर में क्या है, पिछले साल इतना था, इस साल इतना है, ट्रेंड आप लोगों को पता नहीं चल रहा, राइट। अब यहाँ पे लिखो कैटेगोरिकल डेटा, वन में आप लोग लिखो एट्रीब्यूट, टू में आप लोग लिखो नॉमिनल, और थ्री में आप लोग लिखो ऑर्डिनल। पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनल से, ठीक है। कैटेगोरिकल डेटा में थ्री टाइप्स का डेटा होता है, पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनल से। ऑर्डिनल नाम सुन के क्या लग रहा है, हम उसको ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर हम लोग डेटा को अपना ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना कि ये बेस्ट ब्रांड है चॉकलेट्स का, ये बेस्ट ब्रांड है, आप लोग रैंक कर रहे हो डेटा को कि मेरे लिए तो ये बेस्ट ब्रांड है, मेरे लिए वो बेस्ट ब्रांड है, ठीक है। कि आप लोग का प्रेफरेंस है, पहले अगर कभी मुझे चॉकलेट खाने का मन हुआ पहले मैं डेयरी मिल्क लूंगा, डेयरी मिल्क नहीं मिला फिर मैं अमूल का लूंगा, अमूल का नहीं मैं फिर मैं कोई और कंपनी का लूंगा। तो आप लोग डेटा को रैंक कर सकते हो, ठीक है। तो ऑर्डिनल क्या होता है, डेटा इज रैंक्ड। तो आप लोग को इससे क्वालिटी का आप लोग बोल सकते हो कि मेरे लिए बेस्ट क्वालिटी है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ये वो डेटा जिसे हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं। नॉमिनल डेटा क्या है, जिसको हम लोग ऑर्डर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी ऑर्डर्ड। लेट अस सपोज कि आप लोग ने 100 लोग को बोला कि मेरे को कोई भी तीन कलर लिख के दो, कोई भी तीन कलर, क्या आप लोग उसको ऑर्डर कर सकते हो कि अच्छा
कि इतना लोग ने ये कलर लिख के दिया, ये बेस्ट है, इतना लोग ने ये कलर, ये सेकंड बेस्ट है। आप लोग नहीं कर सकते, वो तो रैंडम है ना एकदम। पर चॉकलेट में आप लोगों ने लिखा फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा चॉकलेट है ये, सेकंड ये, तो आप लोग उसको बोल सकते हो कि लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग रैंक कर सकते हैं, बट थ्री रैंडम कलर्स आप लोग कैसे रैंक कर सकते हैं, राइट? तो ये वो डेटा जिसको अपने ऑर्डर नहीं कर सकते। एट्रीब्यूट डेटा बेसिकली एक वैल्यू लेता है, यस नो, मेल फीमेल, ठीक है। टेक्स अ वैल्यू सच एज यस नो, मेल फीमेल, ठीक है। ये समझ आया ना आप लोग को? अब आप लोग हेडिंग लगाओ, बेसिक प्रोबेबिलिटी। हम लोग जब भी प्रोबेबिलिटी का बात करते हैं, तो बहुत लोग को अगर नहीं पता प्रोबेबिलिटी, हम बोल रहे हैं लेट अस सपोज ये चीज होने का चांस है 40%, मेरे हिसाब से हम पास करेगा इसका चांस है 100%। तो हम बोले कि आई एम 100% श्योर दैट आई विल पास, मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इज 100%। वैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिया मैच जीतेगा पाकिस्तान से 50-50% चांस है, मतलब प्रोबेबिलिटी कि इंडिया मैच जीतेगा 50% है, प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान मैच जीतेगा 50% है। तो वो जो आप लोग बोलते हैं ना कि इतना परसेंट चांस है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, कि इतना परसेंट चांस है, इतना तो प्रोबेबिलिटी इतना है कि 40% चांस है कि इंडिया जीतेगा, या 30% चांस है, तो प्रोबेबिलिटी कि इंडिया जीतेगा 30% है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग या कोई भी चीज का प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले लिखो सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में लिखना ऑल पॉसिबल आउटकम्स रिलेटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऑल पॉसिबल आउटकम्स रिलेटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या हुआ? हम लोग एक डाई थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, डाई थ्रो कर रहे हैं, उसमें क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग का सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग अ डाई क्या हो गया? 6। हम लोग कार्ड्स खेल रहे हैं, ठीक है, एक पैक ऑफ कार्ड्स है, हम लोग का एक्सपेरिमेंट है कि हम लोग का एक कार्ड चूज करना है, कार्ड पैक ऑफ कार्ड से 52 कार्ड होते हैं ना, तो हम लोग का इसमें सैंपल स्पेस क्या हो गया? 52, ठीक है। रेड का 26 कार्ड होता है, ब्लैक का 26 कार्ड, रेड के अंदर 2 डिवीजन, ब्लैक के अंदर 2 डिवीजन, उसका कोई भी एक कार्ड चूज करना है, तो हम लोग का सैंपल स्पेस क्या हो गया? 52, ठीक है। तो वही हम लोग का सैंपल स्पेस है कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का कितना सारा आउटकम्स हम लोग का आ सकता है। फिर आप लोग लिखो इवेंट, अ पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, आप लोग समझो क्या होता है। मैंने बोला कि मैंने एक डाई थ्रो किया, बट अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 6 बार एक डाई थ्रो किया, ठीक है, या फिर मैं एक कार्ड का जो पैक है, मैं बोलता हूँ उसमें से मुझे रेड का एक कार्ड चाहिए, रेड का, तो यहाँ पे इवेंट क्या हो गया कि कार्ड रेड होना चाहिए, तो पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस हो गया ना। सैंपल स्पेस थे 52 कार्ड्स, पर मुझे खाली रेड चाहिए, कितना मेरा इवेंट का साइज क्या हो गया? इवेंट का 26 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड चाहिए, तो वो एक इवेंट हो गया। मतलब अगर ये पूरा मेरा सैंपल स्पेस है, ये मेरा क्या हो जाएगा उस पर्टिकुलर चीज का इवेंट। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का। द चांस ऑफ एनी इवेंट हैपनिंग, द चांस ऑफ एनी इवेंट हैपनिंग, ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अच्छा, एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बोला मुझे एक तो रेड कार्ड चाहिए, अब रेड कार्ड कितना है? 26। ब्लैक कार्ड कितना है? 26। मतलब हम कोई भी एक कार्ड उठाएगा उसमें मेरा 50% चांस तो है ना कि मेरे को एक रेड कार्ड मिलेगा।
तुम्हें आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ रेड कार्ड क्या हो गया 50%। तो लिखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। वही 52/20 26/52 टोटल कितना आउटकम्स है 52 आउटकम्स। टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितना है मेरा 26 रेड कार्ड का। तो क्या हो गया 1/2 विच इज 50%। अब यहाँ पे लिखो स्टार मार्क देके कि द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 0 and 1 and it is a unitless measure। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 और 1 के बीच ही रहेगा, वो तो अलग है। जो आप लोग, मैं तो 200% श्योर हूँ, ठीक है, आई एम 200% श्योर, वो तो अलग है, आप लोग जोश में बोलो। पर एक्चुअली में या तो कोई चीज होगा या तो कोई चीज नहीं होगा। कोई चीज अगर होगा, कोई चीज अगर होगा तो आप 100% श्योर हो कि वो होगा। कोई चीज नहीं होगा तो 0% श्योर हो ना। 0% चांस है, इसका तो 100% चांस है कि होगा ही होगा। इसका 0% चांस है, तो ये दो के बीच ही प्रोबेबिलिटी अपना वैल्यू ले सकता है। 10% 20% मतलब 0.1 0.2, ठीक है। और आप लोग ऐसे नहीं बोलते ना कि इसका होने का चांस 30% है। ये हम लोग क्या बोलते हैं कि 30% चांस है कि इसका होगा, बट 30% चांस है कि ये होगा। पर मैंने क्या बोला 0 और 1 के बीच लेता है, मतलब 0.2 या 0.3 वैसे होगा ना। तो ये यूनिटलेस मेजर है, इसमें आप लोग ये नहीं लगा 0.2% क्या वैसे नहीं लगा सकते। अगर आप लोग बोलते हैं 0.2% चांस है तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 002। तो इट्स अ यूनिटलेस मेजर। आप लोग ये नहीं बोलोगे ना इसका होने का चांस सब 0.2 किलोज है, नहीं। इसी से रिलेटेड थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख लो। फॉर अ श्योर इवेंट प्रोबेबिलिटी इज 1। एक मिनट देना। फॉर अ श्योर इवेंट द प्रोबेबिलिटी इज 1। फॉर एन इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी इज 0। ये गलती से हो गया, ठीक है, ये खड़ी पाई गलती से आ गया यहाँ पे। इम्पॉसिबल मतलब आपने पेपर ही ब्लैंक छोड़ के और आप बोल रहे हो कि आप पास हो जाओगे, तो इम्पॉसिबल इवेंट है ना। अब लिखना इफ देर आर ओनली टू पॉसिबल इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस। मतलब अब वो छोड़ दो कि रेड में हम लोग बोलते हैं, हम लोग का सैंपल स्पेस है कि हम लोग को एक कार्ड चूज करना है, ठीक है। हम लोग का सैंपल स्पेस में एक कार्ड चूज करना है। ब्लैक में दो डिवीजन है, रेड में दो छोड़ दो। हम लोग का सैंपल स्पेस है और हम लोग का खाली बोला है कि रेड का 26 कार्ड है, ब्लैक का 26 कार्ड है। ये दो ही पॉसिबल इवेंट हुए, या फिर देर आर ओनली एन पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। टू पॉसिबल इवेंट्स है, ठीक है। रेड हम लोग का है ए, हम लोग का ए इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे, ठीक है। एंड बी इज अ ब्लैक कार्ड। अब हम लोग को बोल रहे हैं, हम लोग को बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि ए होगा या प्रोबेबिलिटी निकालो कि बी होगा।
तो आप लोग क्या करोगे, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर मुझे बोल रहा है, अच्छा ये जो केस हुआ ना, ये क्या हो गया, जब खाली दो ही इवेंट पॉसिबल है, जब खाली दो ही इवेंट पॉसिबल है, तो ये केस क्या हो गया, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्ट हो गया हम लोग का सैंपल स्पेस, बोलता है खाली दो इवेंट पॉसिबल है। और हम अगर बोल दे कि खाली रेड कार्ड है और खाली ब्लैक कार्ड है, दोनों में से कोई इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब अगर हम बोल दे मेरे पास खाली दो ही टाइप का कार्ड है, रेड और ब्लैक, और हम लोग का इवेंट भी खाली दो वही है कि एक रेड कार्ड एक ब्लैक कार्ड, तो ऐसा हो सकता है कि जब ए है तो बी, हम लोग को एक ही कार्ड चूज करना है। हम लोग ऐसा होगा कि एक कार्ड में ऊपर में रेड नीचे में ब्लैक, नहीं, रेड अलग ब्लैक अलग, मतलब दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है, तो मतलब दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। मतलब अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। 52 कार्ड्स है, मुझे इसमें से एक कार्ड चूज करना है, या तो रेड होगा या फिर ब्लैक होगा, ऐसा होगा कि रेड और ब्लैक दोनों है, नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये जो आप लोग ने पॉइंट लिखा ना, ये वाला पॉइंट, पॉइंट 3, इसी में आप लोग लिखो एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और ये एग्जांपल रहने देना, ठीक है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स जब ए एंड बी साथ में नहीं हो सकते। अच्छा यहाँ पे खाली ए एंड बी है, ठीक है, यहाँ पे अगर 10 पॉसिबल इवेंट्स होता और दसों का दसों ही हम लोग का सैंपल स्पेस कंस्टिट्यूट करता, 10 में से कोई भी एक साथ नहीं हो सकते, तो देन यहाँ पे ए एंड बी का खाली एग्जाम्पल है, खाली दो पॉसिबल इवेंट्स है, कितने भी पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं ना जो म्यूचुअल एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो, एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स जब ए एंड बी कॉन्स्टिट्यूट द constitutes the sample space। ठीक है, तो जब ये दोनों होता है ना साथ में, अगर ये दोनों साथ में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देख लो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपना फोर्थ पॉइंट में। जब एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं, मतलब कि ए एंड बी ही पॉसिबल है, मतलब कि ए एंड बी सैंपल्स में, एग्जाम्पल के लिए वापस मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी ए डैश या प्रोबेबिलिटी ए सी, कुछ भी, दोनों एक ही है, ठीक है, इसलिए इक्वल टू कर रहे, इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जब खाली दो इवेंट्स होते हैं या कुछ भी, मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ए नहीं होगा। ये जो ए के ऊपर डंडी है ना, ये दोनों, इन दोनों का मतलब है ए को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, ए को छोड़ के कुछ भी, ए को छोड़ के कुछ भी, तो क्या होगा, वन माइनस की प्रोबेबिलिटी है कि भाई प्रोबेबिलिटी नहीं हो रहा है, हम बोलते हैं ए होने का चांस है 30% और बी होने का चांस है, मतलब बाकी सारे इवेंट्स होने का चांस है 70%। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। लिख लो,
अब लिखो, ये अपना कौन सा पॉइंट था, फोर्थ। अब लिखो फिफ्थ पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, जब जब ए एंड बी साथ में हो या फिर दोनों में कुछ कॉमन हो। लेट अस सपोज एक सैंपल स्पेस है, ठीक है। ये हम लोग का हो गया ए, ये हम लोग का हो गया ए। ए में ये सारे वैल्यूज है, बी में ये सारे वैल्यूज है। बट आप देख लो यहाँ पे एक तो ये सर्कल, एक तो ये बन रहा है, ये वाला हम लोग बोलते हैं इसको ए इंटरसेक्शन बी वाला पॉइंट। मतलब क्या हो गया ना, लेट अस सपोज आप लोग ने ए को दिया खेलने के लिए पबजी, सीओडी और कैंडी क्रश, ठीक है। आप लोग ने बी को दे दिया खेलने के लिए पबजी, फ्री फायर और लेट अस सपोज लॉर्ड्स मोबाइल, ठीक है। अब आप देखो, इसमें से हम लोग बोलते हैं कि ए और बी एक चीज साथ में खेल रहे हैं या दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या है, पबजी। तो वो वाला होता है ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट। और हम लोग प्रोबेबिलिटी उसका निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी होगा। समझे? एक में देना। हाँ, तो ये आप समझे ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। अब क्या होगा ना, आप लोग क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि इसका इंटरसेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी इतना है। जैसे कि हम लोग को पता है कि पबजी इतना सारे लोग खेलते हैं, तो ये दोनों के बीच इंटरसेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी इतना है, या फिर निकालने भी बोल देते हो। वैसे ही एक होता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये होता है यूनियन, ये होता है इंटरसेक्शन, ये होता है यूनियन। जब या तो ए होगा या फिर बी होगा। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों साथ में हो रहा है। यूनियन क्या है, या तो ए या तो बी। वापस से वेन डायग्राम से बस समझते हैं, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। तो ये हम लोग का है ए, ये हम लोग का है बी। अब ये देखो, या तो ए होगा या तो बी होगा। मतलब या तो ये वाला होगा या फिर ये होगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, दोनों में जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, अगर हम लोग बोलते हैं ए होगा तो ए में भी एक बार ये आना चाहिए। हम लोग बोलते हैं बी होगा तो बी में भी एक बार ये आना चाहिए। बट वैसे क्या हो रहा है, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है दो बार हो जा रहा है ना, ए और बी डबल डबल काउंट्स हो जा रहे हैं। मतलब हम लोग ने बोला पबजी, कैंडी क्रश, लॉर्ड्स मोबाइल, एक जन खेल रहे, एक जन खेल रहा है पबजी, क्या था, सीओडी, और एक और क्या था, फ्री फायर। हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग को बताओ या ये दोनों में से, ए और बी में से कौन कौन से गेम्स खेले जा रहे हैं। मतलब या तो ए खेल रहा है फिर बी खेल रहा है, ऐसा कौन कौन सा गेम्स है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पबजी, कैंडी क्रश, ये। पर हम लोग पबजी वापस से नहीं बोलेंगे ना, क्यों, क्योंकि एक बार उसको काउंट कर चुके हैं ए और, या तो ए या फिर बी में। तो ये वाला पार्ट जो दो बार काउंट हो जा रहा है, राइट, ये वाला जो पार्ट है बीच का, तो इसका एक तो फॉर्मूला लिखते हो। अब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग को एक बार वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट को हटाना पड़ेगा, राइट? इसी में ना एक और पॉइंट लिखो, डी मॉर्गन्स लॉ करके। एक लाइन छोड़ के इसी फिफ्थ वाले पॉइंट में एक और पॉइंट लिखो, डी मॉर्गन्स लॉ। लॉ तो क्या ही है, मतलब अलग अलग, मतलब जो शॉर्टकट्स होते हैं ना वो। प्रोबेबिलिटी अगर ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पहले लिख लो फिर समझते हैं। ठीक है, अब ए यूनियन बी का ऊपर में डंडी है, मतलब ए यूनियन बी छोड़ के कुछ भी चलेगा, ना ए चाहिए ना बी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी चलेगा। और ए सी क्या होता है, ए सी क्या होता है, एक मिनट रुको, एक और वेन डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। आप लोग मत बनाओ, बस समझ लो बस। हम लोग ने बोला ए सी इंटरसेक्शन बी सी, मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के कुछ भी चलेगा। तो एक ए यूनियन बी को छोड़ के मतलब ए में नहीं होना चाहिए। ए में क्या नहीं आएगा, ए में ये पूरा बाहर का स्पेस जितना भी सैंपल है, और बी ये ए में नहीं आएगा, ठीक है। बी में क्या नहीं आएगा, अब बी में क्या नहीं आएगा, बी को छोड़ के बाकी सब। ये लोग दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये लोग दोनों का जब हम लोग इंटरसेक्शन बनाएंगे, जब ए यूनियन बी, ठीक है, इन लोग दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए को छोड़ के सब कुछ, इंटरसेक्शन बी को छोड़ के सब कुछ, समझे? वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी का अगर ऊपर में अगर ये हम लोग ए इंटरसेक्शन बी के अलावा सब कुछ, ये तो क्या होगा, ए सी यूनियन बी सी। देखो, जब पहले वाले में ए यूनियन बी के ऊपर वाला में डंडी है, ये होगा, ये ए सी हो गया। देखो ध्यान से देखना, ए को छोड़ के बाकी सब, ठीक है। बी में क्या हो जाएगा, बी को छोड़ के बाकी सब। ध्यान से देखा जाए तो दोनों में बच क्या गया, ये वाला चीज बचा, जो कि अपना ए यूनियन बी वाला चीज, मतलब ए सी को छोड़ के सब, बी सी को छोड़ के सब। तो इन लोग दोनों में कॉमन क्या आ गया, ए और ए सी और बी सी को जब हम लोग करते हैं कॉमन क्या आ गया, ये बाहर वाला पार्ट पूरा, ठीक है। वैसे ही जब ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो क्या है, ए सी यूनियन बी सी लिखा है, सेम कंसेप्ट। ए सी और बी सी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, उसमें जो जो आता है सब। इजी कंसेप्ट है एकदम। एग्जाम्पल से भी एक समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते आओ। हम बोल रहे हैं, जो गेम्स था, ठीक है, पबजी है, कैंडी क्रश है, ये पबजी है, क्या कहता, फ्री फायर है, सीओडी है। इसमें अगर और थोड़ा बहुत गेम्स आते तो फीफा एक गेम हो गया, जो कोई नहीं खेलता, ए और बी में कोई नहीं खेलता, ठीक है। फीफा क्रिकेट का एक गेम है। तो ए यूनियन बी को छोड़ के सब कुछ,
ए यूनियन बी को छोड़ के सब कुछ, ए यूनियन बी में क्या क्या आ जाएगा, ये 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 ये, मतलब 5 गेम्स है, टोटल में 7 गेम्स है, तो ए यूनियन बी को छोड़ के क्या क्या आ जाएगा जो ए में नहीं है। ए में क्या नहीं है, ये ए है, ठीक है, ये बी है। ए में क्या नहीं है, ए में फ्री फायर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब बी में क्या क्या नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है। अब ए सी और बी सी में कॉमन क्या क्या है, ये दोनों कॉमन है ना, ए सी और बी सी में ये दोनों कॉमन है। अब समझ आया। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या है, खाली एक पबजी है। ए इंटरसेक्शन बी में खाली एक पबजी है। अब ए सी में क्या क्या नहीं है, ए सी में क्या क्या नहीं था, जो ब्लैक में सर्कल किए थे ये चारों ए में नहीं है। और बी में क्या क्या नहीं है, ये चारों। तो इन लोग का यूनियन करेंगे तो हम लोग का आ गया ना, पबजी को छोड़ के बाकी सब। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। अब एक एग्जांपल करते, चलो। सॉरी, सैंपल्स पे हम लोग को बोला है 1, 2, टिल 6। हम लोग को बोला है ए इज एन ऑड नंबर एंड इज लेस देन 5। बी में बोला है एनी नंबर ग्रेटर देन 2। सैंपल्स में से 1, 2, 3, 4, 5, 6। ए में बोला है कोई भी एक ऑड नंबर जो कि तो ए क्या हो जाएगा, 1, 3, बस। और बी क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर जो कि 2 से ज्यादा है, तो 3, 4, 5, 6। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 3, 1, 3, 4, 5, 6। और ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है, 3। तो अब अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे क्या हो जाएगा, कितना फेवरेबल आउटकम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 5/6। और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 1/6। आसान है एकदम। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ए क्या हो जाएगा, 2/6, 1/3। और प्रोबेबिलिटी बी क्या हो जाएगा, 4/6, मतलब 2/3। ठीक है। अच्छा एक चीज ना, आई गेस यहाँ पे हम लोग लिखी नहीं है, 1 मिनट। यहाँ पे एक नोट में बस लिख दो, एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इन जहाँ पे करवाए थे ना, एक साइड में नोट में लिख दो, इफ प्रोबेबिलिटी ये जो है ना 0 है, मतलब दोनों में कुछ मैच ही नहीं है, तो वो क्या हो गया, एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गया। जब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी में 0 है, कुछ है ही नहीं वैल्यू, तो उसका क्या हो गया, वो एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। एंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1। अगर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, मतलब कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, मतलब कि एक्सक्लूसिव इवेंट्स। 1 मिनट, सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। जब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 0 है, मतलब दोनों में से कोई एक मैच नहीं कर, तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए, ठीक है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, वो एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। जब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी 1 है, मतलब या तो ए है या तो बी है, वो क्या हो गए, एग्जॉस्टिव इवेंट्स।
जब दोनों साथ में होगा, बोलेगा कि ए इंटरसेक्शन बी जीरो एंड ए यूनियन बी इज वन, तब हम लोग क्या बोलेंगे, वो है अपना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है। ऑल्सो ऑल्सो जब दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होते हैं, जब दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होते हैं, तब हम लोग का प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हम लोग क्या बोलते हैं, वन होता है। सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो जीरो है। मतलब इस केस में क्या होगा, या तो ए या तो बी, ऐसा नहीं कि ए और बी, मतलब ए या तो बी। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, हम लोग को जब बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालने, जब म्यूचुअली एंड एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, जीरो। ठीक है। अब एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया था ना आई गेस, एक बार देख लो एग्जाम्पल आप लोग। ठीक है। अब लिखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये कौन सा नंबर पॉइंट में थे हम लोग, अब लिखो 6 पॉइंट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब लिखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब आप लोग को याद है मैंने एक बोला था, अगर ए गैम्बल जीता तो बी, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो लेट अस सपोज एक पैक ऑफ कार्ड्स है, 52 कार्ड्स है। हम बोलते हैं मेरे को चाहिए एक ठो ए, इक्का, एस। बट लेट अस सपोज आपने कार्ड ड्रॉ कर लिया, आपने कार्ड ड्रॉ कर लिया। मैं बोलता हूँ कि मुझे, मैं बोलता हूँ कि मैंने पहले एक रेड कार्ड पिक किया, और मैं चाहता हूँ कि वो रेड कार्ड एक एस, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, समझ रहे हो। मतलब कि रेड कार्ड मैंने पिक किया 52 कार्ड में से, एक रेड कार्ड, मतलब एक कार्ड पिक किया, मैं चाहता हूँ वो रेड हो, उसके बाद वो इक्का। ऐसा नहीं कि मैंने सीधा एक इक्का पिक कर लिया, नहीं, एक रेड आना चाहिए, वो इक्का होना चाहिए। ठीक है, एक रेड आना चाहिए, वो इक्का होना चाहिए। या फिर ऐसा समझ लो, एक गोल करना है, फुटबॉल में एक तो गोल करना है, पर पहले फाउल होगा फिर गोल होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले पेनल्टी शूटआउट्स में जाएंगे उसके बाद गोल होगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट गोल हो गया, फाउल होगा डी बॉक्स के अंदर उसके बाद गोल होगा, उसका प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना है। तो लिखो, एक मिनट, इसको ऐसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, की ए होगा, गिवन की बी ऑलरेडी हो चुका है, बी ऑलरेडी हो चुका है। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी की कि ए होगा, बी ऑलरेडी हो चुका है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि अब ए होगा। कार्ड तो रेड है, हम लोगों ने देख लिया ग्लिम्स, बट अब वो ए होगा। पेनल्टी तो हो गया, अब वो गोल होगा। तो इसका फॉर्मूला लिखो, ये है ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। इसको ऐसे समझो, हम लोग जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी हम लोग का वन होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसको ऐसे समझो कि प्रोबेबिलिटी हम लोग का नीचे में दिया है, लेट अस सपोज 0.5, प्रोबेबिलिटी हम लोग को दी है 0.5, और ये दिया है 0.25।
पेनल्टी हो गया, मतलब पेनल्टी तक बात पहुंच गया, उसका होने का चांस था 0.5। या तो पेनल्टी होगा तो पेनल्टी नहीं होगा, दो चांस, दो प्रोबेबिलिटी होते हैं। तो अगर जैसे फाउल हुआ, पेनल्टी होगा, पेनल्टी नहीं होगा, 0.5 प्रोबेबिलिटी। अब ये हो गया है, इसके बाद मेरा चांस क्या है, एक इसको 5 लो, 1 मिनट। मैं बोल रहा हूँ पेनल्टी हो गया, पेनल्टी तक बात पहुंच गया, 0.5% का चांस। अब या तो गोल होगा या तो नहीं होगा, दो चांसेस 0.5। तो हम लोग का क्या हो जाएगा ये आंसर? एक मिनट, सॉरी सॉरी। अब पेनल्टी हो गया, उसके बाद हम लोग का गोल होगा कि नहीं, इसका चांसेस है 0.25 इनिशियली। आप लोग एक गेम देख रहे हो, आप लोग कैलकुलेट करें प्रोबेबिलिटी गोल होगा कि नहीं, प्रोबेबिलिटी पेनल्टी होगा कि नहीं, उसका चांस आप लोग बोले 50% चांस है। अब पेनल्टी हो, चार चांस है, तो गोल होगा नहीं होगा, पेनल्टी होके गोल होगा, पेनल्टी होके गोल नहीं होगा। तो मतलब ना, ये चांस होगा कि पेनल्टी होके गोल होगा 0.25। तो आंसर आ गया 0.5। जब ऑलरेडी हम लोग पेनल्टी तक पहुंच चुके हैं, उसके बाद हम लोग का गोल होगा कि नहीं, उसका आंसर है 0.5। वैसे ही हम लोग का जब कार्ड्स का बात था, टोटल में 26 कार्ड था, प्रोबेबिलिटी की एक रेड कार्ड होगा क्या है, 50% चांस है। और प्रोबेबिलिटी की उसमें हम लोग को एक तो एस मिलेगा, लेटर सपोज हम लोग को एक तो एस मिलेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 1/52। भाई 1/52 होगा, मेरे को तो इक्का चाहिए, वो भी रेड का, या सॉरी 2/52। 1/26 चांस है कि मेरे को एक तो रेड का इक्का मिलेगा, बट ये पूरा चीज डिवाइडेड बाय 0.5, कि पहले मेरा रेड खड़ा है, उसके बाद मेरे को एक तो रेड का इक्का मिलेगा। तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर, 0.769। मतलब 7.6% चांसेस है कि मेरे को पहले रेड मिलेगा और उसके बाद एक तो इक्का मिलेगा। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। जो हम लोग का बेजियन स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है ना, उसमें ये बहुत हम लोग का काम आएगा, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, बेजियन स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, इससे हम लोग एक चीज और क्या डिराइव कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी बी, मतलब डेरिवेशन एक। अच्छा, अब अगर सपोज करो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हुए तो, इसी में एक सब टॉपिक लिखो, .6 में ही, इंडिपेंडेंट इवेंट्स व्हेन द इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस आर नॉट डिपेंडेंट। इसमें आप लोग सोचो, कोई दो इवेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है। जैसे मैंने बोला कि एक गैम्बल जीता, क्या प्रोबेबिलिटी की कि ए के जीतने के बाद बी गेम है, दोनों रिलेटेड है, कोई सेंस बन रहा है? गैम्बल के अलग का गेम है ना। ये केस आप लोग बोलोगे, अगर आप लोग ये सोचो कि इंश्योरेंस कंपनी है, एक बाइक वाला एक बार एक्सीडेंट करके आए, प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक बार एक्सीडेंट करने के बाद वो वापस से और क्लेम करेगा 21 साल में, वो आप लोग उससे डिपेंडेंट है, क्योंकि बाइक वाला का किस्म प्रॉब्लम। बट गैम्बल एक जन खेल रहे हैं, एक बार एक जन ने गैम्बल जीता, ए ने गैम्बल जीता, अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि नेक्स्ट गैम्बल बी जीतेगा, वो तो एकदम यूजलेस है ना, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी will be equal to probability A into probability B।
अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। एंड प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, भाई बी का कुछ रोल ही नहीं है, बी ए से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ए ही होगा खाली। अब लिखो इक्वली अनलाइकली इवेंट्स। अगर ए का, ये अगेन हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, चांस है 40%, बी का होने का चांस है 40%, मतलब दोनों इवेंट्स का होने का चांसेस सेम है, दोनों इवेंट्स का होने का चांसेस सेम है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इक्वली अनलाइकली इवेंट्स। इक्वली अनलाइकली इवेंट्स, वह हम बोलते हैं कि ए का, हम लोग बोलते हैं कि लेट अस सपोज ए इज द ऑड नंबर, डाई थ्रो किए 1 2 3 4 5 6, ए एक ऑड नंबर है 135, बी एक इवन नंबर है 246, दोनों का चांसेस 50-50%, या तो ए हो सकता है बी हो सकता है, दोनों का चांस इक्वल है, इधर इक्वली अनलाइकली इवेंट्स, ठीक है, दोनों का नंबर ऑफ आउटकम भी सेम होगा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब लिखो नल सेट, इसको ना ये हम लोग का कौन सा पॉइंट था, 6 था ना, इसको 7 में लिख दो, स्टार हटा दो, 7 में लिख दो, 7 में बाकी सारा कवर कर लेते हैं। नल सेट, इसको ऐसे डिनोट करते हैं 5 से, 5 बोलते हैं इसको, सेट विथ नो एलिमेंट्स, डाई थ्रो किए, सी इज इवेंट, सी इज एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 6, भाई पॉसिबल ही नहीं है ना, तो नल सेट, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता। अब लिखो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फॉर्मूला लिख लो पहले। अब हम लोग को बोल रहे 3 इवेंट्स है, उसमें बताओ या तो ए या तो बी या तो सी। तो देखो फॉर्मूला अगर देखा जाए, अगर फॉर्मूला देखा जाए, पहले एक मिनट इसको ए लिख देते हैं, ए बी सी, प्रोबेबिलिटी ए होगा, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी, अब हम लोग बोल रहे प्लस प्रोबेबिलिटी बी, उसमें भी ये चीज आएगा, उसमें भी ये आएगा, उसमें ये भी आएगा। अब बोल रहे प्लस प्रोबेबिलिटी सी, कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है तो चलेगा, ठीक है, उसमें ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। अब हो क्या रहा है ना, हम लोग बोले थे हम लोग को खाली ए या तो बी या तो सी में से कोई भी एक चीज आना चाहिए, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको 2 बार इंक्लूड कर लिए,
होना एक ही बार चाहिए था, इसको 2 बार इंक्लूड कर लिया, होना एक ही बार चाहिए था, इसको 2 बार इंक्लूड कर लिया, होना एक ही बार चाहिए था, इसको 3 बार इंक्लूड कर लिए, 3 बार। ठीक है। अब हो क्या रहा है, हम लोग जब लिखे हैं, हम लोग जब लिखे माइनस ए इंटरसेक्शन बी, एक बार ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट चला गया। अब देखो ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, 1 मिनट देना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये किस में आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में ही आ रहा है, आ तो ए इंटरसेक्शन बी में भी रहा है। हम लोग एक बार ये वाला पार्ट को हटा दिए, चलो माना हटा दिए, फिर भी हम लोग ये वाला पार्ट को हटा दिए, तो ये वाला जो पार्ट है, मतलब अब ये वाला पार्ट खाली एक बार काउंट होगा, खाली ये वाला, ठीक है, ये वाला नहीं। हम लोग ए इंटरसेक्शन सी को भी हटा दिए, अब ये वाला पार्ट एक ही बार काउंट होगा। हम लोग सी इंटरसेक्शन बी को भी हटा दिए, मतलब ये तीनों पार्ट को हम लोग एक एक बार हटा दिए। पर जब देखो हम लोग तीनों को एक एक बार हटा रहे, हम लोग ये वाला को तो हर एक में हटा दिए, मतलब ये वाला तो एक बार भी काउंट नहीं हुआ, तो अब हम लोग को एक डालना पड़ेगा वापस। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट हम लोग एक बार ऐड कर दिए। बहुत सिंपल, समझ आया है मेरे को पता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक में शिफ्ट करते हैं। हम लोग का बेसिक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग शुरू करेंगे रैंडम वेरिएबल से। एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, रैंडम वेरिएबल शुरू करने से पहले 2 मिनट्स का एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ज्यादा नहीं कराएंगे आज, आज हम लोग का थोड़ा सा ही बचा है, बस 2 पेज और बचा है। ठीक है। तो चलो हम लोग वापस से अब रिज्यूम करते हैं। रैंडम वेरिएबल, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो आरवी। लिखो, इट इज अ रूल टू assign a numerical value to each outcome of the sample space.
पहले पूरा लिख लो फिर समझाएंगे। विथ रेफरेंस टू डेटा, जो हम लोग डेटा किए थे ना, विथ रेफरेंस टू डेटा रैंडम वेरिएबल कैन टेक टू वैल्यूज, डिस्क्रीट एंड, आप लोग फुल फॉर्म लिखो, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा। So it is a rule to assign a numerical value to each outcome of the sample space with reference to data. RV can take two values, D and C. अब डाई तो रोल कर दिए, 1 2 3 4 5 6, ये सब तो रैंडम वैल्यूज है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो हम लोग के पास है। हम लोग क्या किए, एक रूल बोल दिया कि ए ऑड नंबर है, बी इवन नंबर है। तो रूल हम लोग असाइन किए जिसकी वजह से अब ए और बी तो रैंडम वेरिएबल हो गए, जिन लोग के पास 1 3 5 2 4 6 ये वैल्यूज है। तो एग्जाम्पल लिखो अब। अच्छा, उसके पहले जब डिस्क्रीट डेटा का बात कर रहे हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स, जीरो से शुरू होता हुआ, हम लोग जो रूल बना दे कि डिस्क्रीट डेटा इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स। एक रूल बना, मतलब डिस्क्रीट डेटा में बहुत सारा डेटा होता है, एक रूल होगा कि सेट ऑफ होल नंबर्स। तो एक रूल हो गया, कंटिन्यूअस डेटा में रूल बना दिए, वैल्यूज बिलोंग टू, एक कंटिन्यूअस डेटा में एक चीज का हम लोग रूल बना दे कि वैल्यूज बिलोंग टू 0 से 10, कितना भी डेटा ले लो उसमें। तो लेट अस सपोज अ डाई इज रोल्ड, ठीक है, सैंपल स्पेस बन गया 1 2 3 4 5 6। लेट एक्स, आप लोग पूरा लिखना, लेट एक्स बी द इवन नंबर्स। So here x is the random variable taking numerical values, but using a rule. क्या रूल है, इवन नंबर्स। जैसे ये आप लोग कॉपी मत करो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। x ले लिया, लेट अस सपोज x1 x2 x, ये 3 वैल्यूज ले सकता है, ठीक है, कोई भी 3 वैल्यू ले सकता है। अब हम एक रूल बना दिया कि x1 इज 2, x2 इज 4, x3 इज 9। तो x अब ये वैल्यूज लेगा, वैसे यहाँ पे रूल चेंज कर देगा, दूसरा वैल्यू डाल देगा एक्स, स्मॉल एक्स की जगह, तो एक्स जो रैंडम वेरिएबल दूसरा वैल्यूज लेगा। अच्छा, जब डिस्क्रीट डेटा होगा ना, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, जब डिस्क्रीट डेटा होगा जो वैल्यूज लेगा वो ऐसा दिखेगा, लेट अस सपोज 0 1 -1, मतलब ऐसा काउंटेबल। और जब कंटिन्यूअस डेटा बोलेगा ना, तब वैल्यूज ऐसा दिखेगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0 या फिर एक्स इज लेस देन 0। मतलब ये रूल नहीं है, आप लोग को बोल देगा कि एक्स इज अ होल नंबर, आप लोग को बोल देगा एक्स इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 10। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, बस यूजुअली ऐसा ऐसे ही क्वेश्चन में आता है कि एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब आपको कभी ऐसा नहीं आया कंटिन्यूस डेटा में कि एक्स इज 1 एक्स इज 2, वो डिस्क्रीट डेटा का केस होगा। तो अब हम लोग आते हैं मेन, हम लोग का में दो तरीके का रैंडम वेरिएबल्स होता है, क्या क्या, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस।
अभी हम लोग बात करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का। ये आज का पक्का लास्ट टॉपिक है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, DRV, ऐसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। इसमें टॉपिक लगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये अच्छे से समझना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन PDF। अब देखो क्या होता है ना, हम लोग ने बोला कि XYZ ABC बहुत सारे इवेंट्स है, सबका कुछ कुछ वैल्यूज है, कुछ और सारा वैल्यूज का प्रोबेबिलिटी है। जैसे x लेगा 1, 0.2, 2, 0.1, वैसे करते करते 10 तक आए 0.0003। अब क्या होगा ना, हम लोग ऐसे तो किसी को नहीं बोलेंगे ना कि भाई देख x लेगा ये ऐसे ऐसे करके प्रोबेबिलिटी। हम लोग उसको एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से क्या है, प्रोबेबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये सारा वैल्यूज x लेगा, इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ये वैल्यू को हम लोग ये दे रहे इतना प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हम लोग और आगे करेंगे ना कोर्स में, आप लोग को और अच्छे से समझ आएगा। अभी इसमें एग्जाम्पल करेंगे। इसका साबुन थोड़ा स्लो है तो कोई बात नहीं। इसमें नोटेशन क्या होता है लिख लो। f(x) कैपिटल एक्स है, f(x) f(x) भी लिख सकते हो खाली, या फिर प्रोबेबिलिटी x = x। अब यहाँ पे बोल देगा a है तो आप लोग a लिख देना, ठीक है, वो एक ही बात है। एग्जाम्पल अगर ले, एक एग्जाम्पल लिख लो, अच्छे से समझ आ जाएगा। f(x0)=1/4, ये वाला, ठीक है। या फिर f(0)=1/4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी x = 0, 1/4। वैसी प्रोबेबिलिटी f(x) लेट अस से 1, 2/4। f(x) ये खराब लग रहा है, 1 मिनट। f(x)2 वापस से 1/4, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया कैसे आप लोग लिखने वाले हो। तो आप लोग को ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रैंडम वेरिएबल अलग अलग वैल्यूज लेगा, अलग अलग वैल्यूज लेगा, उसका प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, PDF से, ठीक है। लिखो, फॉर अ वैलिड PDF f(x) > 0 for all x and summation of x = x f(x)=1। अब इसको समझते हैं। हम लोग का दो कंडीशन है वैलिड PDF के लिए, क्या क्या, कि f(x) > 0। क्यों, f(x) क्या है, f(x) क्या है, यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, f(x) है कि x 0 वैल्यू लेगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब f(x) क्या है कि रैंडम वेरिएबल्स क्या नंबर लेगा, उसका प्रोबेबिलिटी। क्या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल नंबर लेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी माइनस है, नहीं। हम लोग ने क्या देखा था कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच रहेगा, राइट। या तो नहीं ही होगा, इम्पॉसिबल का 0 होगा तो 1। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि f(x) का शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1। ये x = x क्या है, मतलब कि x जितना भी वैल्यूज लेगा उन सबका जब समेशन करेंगे सारा प्रोबेबिलिटी का, तो 1 आना चाहिए। क्यों, हम बोलते हैं x ले लिया, 1 लेगा 0.1, 2 लेगा 0.6, 3 लेगा 0.3।
तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये तीन ही वैल्यूज लेगा, उसका प्रोबेबिलिटी होना चाहिए आपका 1। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि अब x4 भी ले लो, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.2, मतलब 1.2, हम लोग का टोटल प्रोबेबिलिटी 120%। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। लेगा तो भाई ऐसा लेगा ना, या तो इसमें से कोई एक प्रोबेबिलिटी कम करना पड़ेगा, है ना? समझ रहे हो? तो समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1। मैं मतलब आप लोग ये बोलोगे ना कि हम लोग 100% श्योर है कि इन तीनों के बीच लेगा, हम लोग 120% श्योर है कि इन चारों के बीच लेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये डोरेमोन बनने वाला था बस अभी, कोई बात नहीं। अब एक एग्जांपल करेंगे। एफ एक्स जो है, बोलते हैं x-2/5 है, और बोलता है कि x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अपने को जानना है, अपने को जानना है कि ये जो है वैलिड पीडीएफ है कि नहीं। कैसे करेंगे? f1 क्या हो जाएगा, 1-2/5 विच इज इक्वल टू -1/5। लो, ये तो f1 में अटक गए अपने, f1 में अटक गए, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये क्या हो गया रिजल्ट इसका, इनवैलिड पीडीएफ। आगे जाएंगे ही नहीं, एक दिख गया बस, स्टॉप। एक और एग्जांपल करते हैं, चलो। एफ एक्स इज इक्वल टू x² / 30। एक्स ले रहा है 1 2 3 4। अब चलो निकालते, f1 क्या हो जाएगा, 1/30। f2 क्या हो जाएगा, 2² 4/30। f3 9/30। एंड f4 क्या हो जाएगा, 16/30, मतलब सबका स्क्वायर। अब ये वैलिड पीडीएफ का एक कंडीशन सेटिस्फाइड है कि ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है कि सबका समेशन 1 होना चाहिए। देखते हैं, 1 + 4 5 + 9 14, 14 + 16 30, मतलब ये सबको सम करेंगे तो 30/30 मतलब 1 आएगा। देयरफॉर रिजल्ट वैलिड पीडीएफ। देखा, बहुत आसान है लिटरली। अगर यहाँ पे एक और 5 लगा देते ना तो इनवैलिड हो जाता, या फिर अगर 4 को रिमूव कर देते तो इनवैलिड हो जाता, क्योंकि समेशन 1 नहीं आ रहा है। तो चलो इसका ग्राफ देखते हैं कैसा होगा, लास्ट आज का ग्राफ ऑफ पीडीएफ फॉर डीआरवी लिखना, ठीक है? क्योंकि ये कंटिन्यूअस में भी पीडीएफ है ना, तो आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसे होना तो नहीं चाहिए। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x क्या है, प्रोबेबिलिटी एट अ पर्टिकुलर, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x है क्या, कि x लेगा वैल्यू 1, एक पर्टिकुलर पॉइंट मतलब वैल्यू लेगा, उसका प्रोबेबिलिटी। ग्राफ प्लॉट करते हो। ये अपना y एक्सिस में आएगा प्रोबेबिलिटी वैल्यूज, और x एक्सिस में आएगा x वैल्यूज। 0 1, जो अपने एग्जांपल लिए थे ना fx0 fx1 fx2 वाला, वही कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट मतलब 0 पे अपना प्रोबेबिलिटी है 1/4 का, 1 पे अपना प्रोबेबिलिटी है 2/4 का, 2 पे अपना है 3/4 का, 1/4 का। तो अपना क्या हो गया, ग्राफ ऐसा बन गया प्रोबेबिलिटी का। पर ऐसा नहीं बनेगा, देखो, मतलब ऐसा भी बन सकता है कि अपना यहाँ पे 1/4 है, 1/4, मतलब देखो ये तो हो गया एक तो वैलिड पीडीएफ का ग्राफ, ठीक है? ये हो गया एक वैलिड पीडीएफ। अब इनवैलिड पीडीएफ क्या हो गया, पीडीएफ का बात करें, ठीक है? डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सारा दिखा देंगे कि अभी इसमें कौन कौन सा इनवैलिड है, कौन कौन सा वैलिड है। 0 1 2 3 4 5 6,
हम बोल रहे हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। हम बोल रहे हैं अब यहाँ पे भी ले लो, -0.1, -0.2, -0.3। ये समझ आया, ये एक वैलिड था, ठीक है। ये ये सब समझ आ रहा है, ठीक है। ये सब वैलिड है। बट अगर इन सबका सम 1 से ज्यादा हो गया तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने कितने वैल्यूज लिए, 1 2 3, 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 कितना हो गया, 0.6। 3 ले लिया, 0.4। ये चारों जो है ना, ये चारों का मिला के हो गया 1। ये चारों का प्रोबेबिलिटी 3 का, ये चारों का मिला के हो गया 1। बट अगर हम बोल दे 4 ले रहा है 0.5, तो क्या हो रहा है, 1 से ज्यादा हो जा रहा है, तो ये हो गया इनवैलिड। अगर हम बोल दे रहे 4 ले रहा है -0.2, ये क्या हो गया, इनवैलिड। ठीक है, तो ये सब इनवैलिड है, आप लोग को समझ, आप लोग को ग्राफ देख के समझना पड़ेगा कभी कभी अगर आ गया ऐसा क्वेश्चन तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे CDF, एक टॉपिक है, इसी यही टॉपिक है। तो आई होप आप लोग को ये वाला क्लास समझ आए हो, एंड कोई भी डाउट्स हो आप लोग हम लोग को रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू।